हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की सीरीज़ में, जो कि है स्प्रिंग फोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्प्रिंग जो है, अगर वो कंप्रेस्ड भी नहीं है और वो एक्सटेंडेड भी नहीं है, ना तो उसको दबाया गया है ना उसको खींचा गया है, तो हम बोलते हैं कि स्प्रिंग अपनी रिलैक्स्ड कंडीशन में है, रिलैक्स्ड स्प्रिंग। और रिलैक्स्ड स्प्रिंग के अंदर आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई भी फोर्स नहीं होगा, है ना। तो ये हमने रिलैक्स्ड स्प्रिंग का डायग्राम यहाँ पे आपको शो कर रखा है। और रिलैक्स्ड स्प्रिंग जब रहती है तो उसका जो फ्री एंड है, एक एंड को मान लीजिए हमने दीवार से बांध रखा है और दूसरा एंड जो फ्री एंड है, फ्री एंड जिस पॉइंट पर होता है उसको हम लोग बोल देते हैं एनएलपी, जिसको कहा जाता है नेचुरल लेंथ पोजीशन। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हमने डिफाइन कर दी। ठीक है, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इनको बार बार यूज करते हैं अपने स्प्रिंग फोर्स के एनालिसिस में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब स्प्रिंग रिलैक्स्ड होगी तो उसके अंदर फोर्स जीरो होगा। ये एफ जो है ये स्प्रिंग फोर्स है, एफ जो है वो स्प्रिंग फोर्स है। तो रिलैक्स्ड स्प्रिंग के अंदर कोई भी स्प्रिंग फोर्स नहीं होगा। ये बात काफ़ी इजीली इंट्यूटिवली हमको समझ में आती है। ठीक है, अब अगर आप मान लीजिए स्प्रिंग को एक्सटेंड कर देते हैं, नेचुरल लेंथ पोजीशन से आप इसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो एक्सटेंशन तो आपने किया है राइट में, और आप यहाँ पे जानते हैं कि जो फोर्स डेवलप होगा स्प्रिंग के अंदर वो लेफ्ट डायरेक्शन में आता हुआ डेवलप होगा, क्योंकि ये जो फोर्स डेवलप होगा ये वापस से स्प्रिंग को कंप्रेस करके उसकी नेचुरल लेंथ पोजीशन में लाना चाहेगा। स्प्रिंग की जो नेचुरल टेंडेंसी है स्टूडेंट्स, वो है अपनी नेचुरल लेंथ में बने रहना। अगर आप उसको एक्सटेंड करते हैं तो वापस से कंप्रेस होकर के अपनी नेचुरल लेंथ पे आना चाहती है। अगर आप उसको कंप्रेस करते हैं तो वापस से एक्सटेंड होकर के अपनी नेचुरल लेंथ पे आना चाहती है। तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में बनी रहना चाहती है, हमेशा रिलैक्स्ड कंडीशन में रहना चाहती है। ठीक है, हमारे साथ भी ऐसा ही है, हम हमेशा रिलैक्स्ड कंडीशन में रहना चाहते हैं। उसी तरह से स्प्रिंग भी हमेशा रिलैक्स्ड कंडीशन में रहना चाहती है। ना तो वो एक्सटेंडेड रहना चाहती है ना वो कंप्रेस्ड रहना चाहती है। तो आप उसको एक्सटेंड करते हैं तो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो उसको वापस से एनएलपी पे लाने की कोशिश करता है। तीसरे केस में देखो, हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है। अगर आप उसको कंप्रेस करते हैं यानी लेफ्ट डायरेक्शन में अगर आप इसको दबाते हैं, तो उसके अंदर एक फोर्स राइट डायरेक्शन में डेवलप हो जाता है, जो कि वापस से उसको नेचुरल लेंथ पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। तो इस पूरे एनालिसिस से हमको ये समझ में आता है स्टूडेंट्स कि जो फोर्स रहेगा स्प्रिंग के अंदर जो डेवलप होगा, वो उसके अंदर जो आपने डिस्प्लेसमेंट किया है फ्री एंड का फ्रॉम द नेचुरल लेंथ पोजीशन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा। यानी कि अगर आप स्प्रिंग को राइट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहे हो तो फोर्स लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में अगर आप कंप्रेस कर रहे हो तो फोर्स राइट में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। दूसरी बात, हमको स्प्रिंग के बारे में ये पता है कि आप उसको जितना ज़्यादा खींचोगे या फिर जितना ज़्यादा दबाओगे, उसमें उतना ही ज़्यादा फोर्स डेवलप होगा। यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होगा, स्प्रिंग फोर्स जो होगा, जो स्प्रिंग के अंदर डेवलप होगा, वो स्प्रिंग के अंदर आपने कितना कंप्रेशन या एक्सटेंशन प्रोवाइड किया है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा आप स्प्रिंग को खींचोगे उसके अंदर उतना फोर्स डेवलप हो जाएगा, जितना आप ज़्यादा दबाओगे स्प्रिंग को उसके अंदर उतना ज़्यादा फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो जो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटेंशन या कंप्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फोर्स डेवलप होगा स्प्रिंग के अंदर वो एक्सटेंशन या कंप्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा, है ना। जैसे अपन ने राइट डायरेक्शन में अगर स्प्रिंग को एक्सटेंड किया है तो फोर्स लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट में अगर स्प्रिंग को कंप्रेस किया है तो फोर्स राइट में आ रहा है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के एनएलपी वाला जो पॉइंट है उसके डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिवली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये इसीलिए आ रहा है, ये जो नेगेटिव साइन आया है ये इसीलिए हमने लगाया है क्योंकि जो फोर्स डेवलप होगा स्प्रिंग के अंदर वो एक्सटेंशन या कंप्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा। यानी कि अगर अपन एक्स को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एफ वेक्टर जो होगा वो एक्स वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए हमने नेगेटिव लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में आ रहा है एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो आप यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ऐड करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रहता है इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, देखो इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे आगे जा करके, पर मैं आपको ब्रीफली समराइज कर देता हूँ। अगर आप अलग अलग तरीके की स्प्रिंग्स लो और उनके अंदर आप सेम अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन मान लो डेवलप करो, तो क्या उनके अंदर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स डेवलप होगा या अलग अलग फोर्स डेवलप होगा। अलग अलग टाइप की स्प्रिंग का मतलब यह है कि लेट से आपने एक ले ली पतली स्प्रिंग और एक ले ली मोटे क्रॉस सेक्शन की स्प्रिंग, थिक स्प्रिंग ले ली, और दोनों में आपने सेम एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया। दोनों की लेंथ भी ओरिजिनली सेम है और आपने सेम एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया है, तो दोनों में अलग अलग फोर्स डेवलप होगा। तो वो जो फोर्स डेवलप होगा स्प्रिंग के अंदर वो केवल इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने स्प्रिंग को कितना एक्सटेंड किया है, कंप्रेस किया है। वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि स्प्रिंग किस तरीके की है, कितनी मोटी है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ज़्यादा है, उसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है, किस मटेरियल की बनी हुई है, एट्सेट्रा। तो ये जो के है, जो इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोल रहे हैं, ये स्प्रिंग कांस्टेंट उन्हीं इंटरनल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है और उन्हीं इंटरनल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है।
सारी की सारी स्प्रिंग की इंटरनल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करने वाला जो कांस्टेंट है वो है के। और जैसा हम जानते हैं कि फोर्स जो होगा वो केवल एक्सटेंशन पे ही नहीं, स्प्रिंग की इंटरनल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इसीलिए जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हमको एक ऐसा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाना पड़ेगा जो कि इंटरनल प्रॉपर्टीज़ जो है स्प्रिंग की उनको रिप्रेजेंट कर दे फॉर्मूले में। इसीलिए यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में स्प्रिंग कांस्टेंट आया है। और स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो स्प्रिंग के इंटरनल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग और डिस्कशन करेंगे आने वाली स्लाइड पे। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि नेगेटिव साइन इन एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स इंडिकेट्स दैट द स्प्रिंग फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्स वेक्टर। ठीक है, तो ये तो हमको पूरी स्लाइड क्लियर हो गई। और स्प्रिंग फोर्स किस तरह से काम करता है ये हमने देख लिया। ठीक है, और डिटेल समझते हैं इसकी। तो यहाँ पे हम के बारे में समझ रहे हैं। तो के जो है वो क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी ये आप यूनिट्स एंड डायमेंशन से इजीली निकाल सकते हैं। एफ इज इक्वल टू के एक्स है तो के की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास में स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट आ गई न्यूटन पर मीटर। ठीक है, के जो होता है के डिपेंड्स ऑन इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग लाइक मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एटसेट्रा। जितनी भी इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर के डिपेंड करता है। के इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप स्प्रिंग के ऊपर कितना एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं या फिर आपने स्प्रिंग को कितना खींचा या दबाया है। के केवल इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि स्प्रिंग की इंटरनल प्रॉपर्टीज किस तरीके की हैं, किस मटेरियल की स्प्रिंग बनी हुई है, उसकी लेंथ कितनी है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इनके ऊपर के डिपेंड करता है। ठीक है, और जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि अलग अलग स्प्रिंग्स अगर आप ले लेते हो सेम लेंथ की और उनके अंदर जो कि अलग अलग मान लीजिए मटेरियल की स्प्रिंग्स बनी हुई हैं, उनके अंदर अगर आप सेम एक्सटेंशन प्रोड्यूस करो तो उनके अंदर सेम फोर्स प्रोड्यूस नहीं होता। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो केवल एक्सटेंशन या कंप्रेशन के ऊपर ही डिपेंड नहीं कर रहा है, वो स्प्रिंग के इंटरनल प्रॉपर्टीज पर भी डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हम लोगों को स्प्रिंग फोर्स के फॉर्मूले में स्प्रिंग के इंटरनल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने वाला भी एक वेरिएबल लाना पड़ेगा और उसी को हम लोग बोल रहे हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो इसको इंट्यूटिवली समझने के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल डिज़ाइन किया है। मान लीजिए हमारे पास में दो स्प्रिंग्स हैं। ठीक है, ये दो स्प्रिंग्स हैं, दोनों की लेंथ बराबर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो सेकंड स्प्रिंग है वो काफ़ी मोटी है, फर्स्ट जो स्प्रिंग है वो काफ़ी पतली है। ठीक है, दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों का जो नेचुरल लेंथ पॉइंट है वो भी दोनों का कॉमन है, मतलब सेम लेंथ पे आ रहा है। लेंथ बराबर का मतलब यही है कि दोनों का जो नेचुरल लेंथ पोजीशन है वो सेम पॉइंट पे आ जाएगी अगर अपन दोनों को साइड बाय साइड रख देंगे तो। ठीक है, अब अगर मान लीजिए दोनों के अंदर आपने एक्स अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर दिया, दोनों एक पतली स्प्रिंग है एक मोटी स्प्रिंग है, दोनों में आपने एक्स अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर दिया, तो आपको क्या लगता है किस स्प्रिंग के अंदर ज़्यादा फोर्स डेवलप हो जाएगा? तो आप यहाँ पे इंट्यूटिवली जज कर सकते हैं कि जो F2 होगा वो F1 से ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, F2 विल बी ग्रेटर देन F1। सेम मटेरियल के हमने स्प्रिंग ले लिए मान लीजिए और एक पतली स्प्रिंग एक मोटी स्प्रिंग है, तो हम देख सकते हैं कि मोटी वाली स्प्रिंग में ज़्यादा फोर्स डेवलप हो जाएगा सेम एक्सटेंशन के लिए। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि स्प्रिंग किस तरीके की है। इसीलिए फॉर्मूले के अंदर के भी आ रहा है जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो कि इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली स्प्रिंग कांस्टेंट की। ठीक है, फिर देखो हम लोग अपने पूरे के पूरे सिलेबस में पूरा का पूरा जो IIT JEE का सिलेबस है या फिर ओलंपियाड्स में जो आप लोग पढ़ते हैं या फिर किसी भी इन जनरल 12th ग्रेड तक के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर जब आप स्प्रिंग की स्टडी करते हैं तो आप मोस्टली आइडियल स्प्रिंग्स को ही स्टडी करते हैं। इन आवर स्कोप वी मोस्टली स्टडी आइडियल स्प्रिंग्स ओनली। हम केवल आइडियल स्प्रिंग्स को स्टडी करते हैं। अभी आइडियल स्प्रिंग क्या चीज़ होती है? देखो जिस तरीके से हमने आइडियल स्ट्रिंग पढ़ा था, आइडियल स्ट्रिंग क्या होती थी? जिसको हम मानते थे कि जिसका मास नेग्लिजिबल है, मासलेस है, मास नेग्लिजिबल है और टेंशन उसके अंदर यूनिफॉर्म रहती है एक आइडियल स्ट्रिंग के अंदर, रस्सी के अंदर। उसी तरीके से आइडियल स्प्रिंग को हमने डिफाइन किया हुआ है। आइडियल स्प्रिंग्स आर एज्यूम टू हैव नेग्लिजिबल मास। आइडियल स्प्रिंग्स का मास जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, ऐसा हम मान के चलेंगे। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, मैं मानता हूँ, लेकिन हम लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर स्प्रिंग्स को आइडियल मान के चलेंगे कि उनका कोई मास नहीं है, अगर है भी तो नेग्लिजिबल है। ठीक है, दूसरा, स्प्रिंग फोर्स डेवलप्ड इन एन आइडियल स्प्रिंग इज यूनिफॉर्म इन द एंटायर स्प्रिंग। अगर आप एक स्प्रिंग लेते हैं उसको आप एक्सटेंड कर देते हैं तो जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स डेवलप होगा वो पूरी की पूरी स्प्रिंग के अंदर यूनिफॉर्म रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए मैं आपको एक इसका डायग्राम बना के बताता हूँ। मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है और आपने इसको एक्सटेंड कर दिया नेचुरल लेंथ पोजीशन से कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा करके F, और मान लीजिए इक्विलिब्रियम में है तो पूरी की पूरी स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप हो जाएगा वो F ही होगा हर पॉइंट पर। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लो A और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो B तो A पर अलग फोर्स डेवलप हुआ स्प्रिंग के अंदर और B के अंदर अलग हुआ, ऐसा नहीं होगा। पूरी की पूरी स्प्रिंग के अंदर हर जगह पर फोर्स F ही डेवलप होगा, यूनिफॉर्म रहेगा एक आइडियल स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, ये आइडियल स्प्रिंग के लिए हमने डिस्कशन किया है पूरा।
ठीक है। तो आइडियल स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होगा वो यूनिफॉर्म रहेगा पूरी की पूरी स्प्रिंग में। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपको स्प्रिंग के बारे में पता होना चाहिए, और अगर आपको ये सारी डिटेल्स पता है जो कि मैंने आपको इन 3 स्लाइड्स पे बताई, तो आपसे स्प्रिंग के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। हम लोग आने वाले वीडियोज़ के अंदर कुछ स्प्रिंग्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी लेंगे, ताकि आपकी एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में नए कंसेप्ट्स और नए प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।